हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम लोग फिर से कुछ सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। और सबसे पहले आप सभी को सॉरी, क्योंकि मैं 2-3 दिन से क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ, बट आज से हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलने वाली हैं। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सीडीपी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए यूपी टेट को भी मतलब कवर ध्यान में रखते हुए हैं एंड सुपर टेट को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग ये क्वेश्चंस ले रहे हैं यहाँ पे। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उनको स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। और एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं, यानी गुड मेंटल स्टेज के कौन से गुण नहीं है, यानी मानसिक रूप से बच्चा या कोई इंसान अच्छा है तो उसमें क्या चीज़ नहीं होगी तो वो बुरा माना जाएगा। मतलब कौन से गुण हैं जिनसे वो अच्छा माना जाएगा और कौन से गुण नहीं है अच्छे गुड मेंटल हेल्थ के। तो पहला है नियमित जीवन, बिल्कुल सही है। जो मानसिक रूप से सही होगा उसका नियमित जीवन रहेगा। इमोशनल बैलेंस रहेगा, उससे कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे, ये सब चीज़ें मैनेज कर पाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, सहनशीलता रहेगी, बात बात पर गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है। और वास्तविकता की स्वीकृति भी कर पाएगा, हाँ, रियलिटी को एक्सेप्ट भी कर पाएगा, और समय समय पे खुद का मूल्यांकन भी करता रहेगा। अगर बात करें बहुत अधिक विनीत, अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा पोलाइट है या फिर स्वयं में सीमित है, लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। माँ बाप के साए से निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। भाई बताइए, बच्चा मम्मी पापा के आंचल से निकलकर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स लोगों के ग्रुप में आना पसंद कर रहा है, साथ में खेलना पसंद कर रहा है, कौन सी अवस्था में होगा? तो ये ज़्यादातर बच्चा सैग्रेशन होता है किसमें? किशोर अवस्था में, है ना। उसे घर के लोग, घर की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती, वो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा बिजी रहना पसंद करता है, वहाँ पर मूवी देखना पसंद करता है, गेम्स खेलना पसंद करता है, आपस में बातें करना पसंद करता है, आपस में चैटिंग करना पसंद करता है। किस अवस्था में? पूर्व किशोर अवस्था में, ठीक है, यानी अर्ली एडोलसेंस में। नेक्स्ट हमारा, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। भाई मेंटल मैच्योरिटी को अगर छूना चाहता है तो कौन सी चीज़ें मतलब कही जाएंगी कि किस स्टेज में बच्चा इफेक्ट करता है, एफर्ट करता है, प्रयास करता है, किसके लिए? मेंटल रूप से परिपक्व हो जाए, है ना। तो किसमें? मानसिक रूप से अगर परिपक्वता की बात करें तो किशोर अवस्था में, और अगर बौद्धिक रूप से परिपक्वता की बात करें तो किशोर अवस्था हमारा आंसर नहीं होगा फिर, है ना। तो मानसिक अवस्था की बात करें तो किशोर अवस्था होगा। नेक्स्ट है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो बुद्धि और सृजनात्मकता दोनों ही पॉजिटिव थिंग्स हैं। यदि बच्चे में बुद्धि ज़्यादा होगी तो वो सृजनशील होगा, यानी सृजनशील होने का मतलब होगा लेटरल होगा, यानी सृजनशील होने का मतलब बच्चा क्रिएटिव होगा, कुछ चीज़ों को, जो उपलब्ध संसाधन है उनसे कुछ बेहतर करके दिखा पाएगा, कुछ नई नई चीज़ों को निर्माण कर पाएगा, या फिर जो उपलब्ध साधन है उनका बेहतर यूज़ करके नई चीज़ों को क्रिएट कर पाएगा। तो ये हो गया हमारा क्रिएटिविटी। कब कर पाएगा? जब उसमें बुद्धि होगी, है ना। तो इन दोनों में पॉजिटिव संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप, यानी मान लीजिए बच्चा 0 से 2 की स्टेज में, अकॉर्डिंग टू द पियाजे बच्चा किस स्टेज में है? 0 से 2 की स्टेज में, सेंसरी स्टेज में, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्टेज पे आ जाएगी, है ना। SPCF, सेंसरी स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15 साल तक लास्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में बच्चा क्या करता है? अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, चीज़ों को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को, और अपने संसार का अपनी समझ कर विकसित करता है, किससे? इंद्रियों के माध्यम से। तो वो कुछ नहीं जानता दुनिया में क्या है, संरक्षित रहना भी नहीं जानता वो, संवेग भी उसके कुछ नहीं है, संज्ञान भी अभी उसमें कुछ नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, बस उसकी सारे बिहेवियर जो रहेगा, सारी एक्टिविटी, मूल प्रवृत्तियाँ रहेंगी, यानी जो उसे जन्म से मिली हैं, जैसे कौन सी भूख लगना, प्यास लगना, हाथ पैर फैलाना, आंखें बंद करना खोलना, इस तरीके की एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपनी कक्षा कक्ष में एक शिक्षार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहे, मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करता है, या फिर वो क्या करता है, क्लास में होमवर्क करके नहीं लाता है, पंक्चुअल नहीं है, लेट आता है क्लास में, इस तरीके की कोई गंदी उसमें आदत है जिसको टीचर सुधारना चाहता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? भाई कढ़ाई से पेश आना चाहिए? नहीं, ये तो एनसीएफ कहता है कि दंड नहीं देंगे किसी बच्चे से, लेबलिंग नहीं करेंगे किसी बच्चे के साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, तो ये तो गलत हो गया। कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखनी, भाई दूरी बनाने नहीं, सेग्रेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो समावेशी शिक्षा की बात हो रही है, तो सेग्रेशन तो गलत हो गया, अलग नहीं करेंगे, दूरी नहीं बनाए। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा, पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा टीचर, करेगा, लेकिन अगर उसमें कुछ गुड बैड हैबिट है तो उनको सुधारने के लिए टीचर क्या करेगा, उसके पूरे ग्रुप में, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका 3, अगर हमारे पास ये होता ऑप्शन कि टीचर स्वयं उसके सामने ऐसे पेश होगा कि वो टीचर को फॉलो करे और टीचर आइडियल हो जाए उसके लिए, तो वो ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीज़ें अपने ग्रुप से सीखते हैं, है ना। इसकी बात बायगोत्स्की भी करते हैं कि भाई बच्चे किससे सीखते हैं, पीयर से सीखते हैं, सहपाठियों से सीखते हैं, ग्रुप में सीखते हैं, तो 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस समूह के बच्चों में समायोजन की प्रॉब्लम पाई जाती है, समस्या होती है? कौन से टाइप के बच्चे होते हैं जिनमें क्या होता है भाई, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते क्लास में, या फिर समाज में, या फिर परिवार में, या फिर अपने सहपाठियों के साथ समायोजन नहीं कर पाते, तो कौन से होते? औसत बुद्धि वाले बच्चे तो कर लेंगे, है ना, ग्रामीण बच्चे भी कर लेंगे, वो कहीं ना कहीं अपने आप को कम समझेंगे, हीन समझेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे कि ये लोग स्टैंडर्ड है शहर वाले, तो ये भी एडजस्टमेंट कर लेंगे। अध्ययनशील बच्चे भी कर लेंगे, क्योंकि उनमें इतनी समझ आ जाएगी अध्ययन करते हुए कि भाई हमारा काम तो अध्ययन करना है, हमें कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई शांत रह रहा, तो उससे हमें क्या करना है, तो वो भी कर लेगा। लेकिन अगर जो ज़्यादा तेज बुद्धि का बच्चा है तो वो हर बात पे तर्क करेगा, हर बात का रीज़न पूछेगा, हर बात में जिज्ञासु रहेगा, हर बात का विरोध करेगा, हर बात पे ऑब्जेक्शन करेगा, हर बात को प्रूव करने की कोशिश करेगा, और स्वयं को ज़्यादा होशियार या ज़्यादा समझदार साबित करने की कोशिश करेगा, तो ये होगा आपके कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, इनमें समायोजन की प्रॉब्लम पाई जाती है। भाई औसत बुद्धि वालों के साथ, या फिर ग्रामीण बालकों के साथ, या फिर अध्ययनशील बच्चों के साथ मतलब समायोजन नहीं कर पाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार पढ़ रहा था, अब उसमें स्थिरता आ गई है सॉरी, टीचर फील कर रहा है क्लास में कि भाई पहले एक बच्चा उसकी क्लास का बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, सीख रहा था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं थम गया है, स्थिरता आ गई है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, या फिर विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए? भाई स्पष्टता से तो शुरू से ही पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे में कन्फ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिसकॉन्सेप्ट क्रिएट ना हो। स्पष्टता तो शुरू से ही करनी है हमें, है ना, तो यहाँ पे स्पेशल केस में स्पष्टता नहीं करनी है, वो तो हमेशा ही करनी है। विद्यार्थी को प्रेरित भी हमेशा ही करना है, स्पेशल केस में नहीं करना है। उपचारात्मक शिक्षण भी हमेशा ही देते रहना है कि जहाँ बच्चा कमी कर रहा है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे कि सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक स्थिति, भाई कभी बच्चा तेज स्पीड से सीखता है, या फिर कभी धीमा कर जाता है, स्लो स्पीड हो जाती है, कभी बच्चा जल्दी जल्दी ऑब्जर्व करने लगता है, ये तो मतलब कह सकते हैं कि वक्र है। भाई पढ़ाओ है कि भाई जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई गलतियाँ क्या हैं, गलतियाँ रिसोर्सेज हैं, बच्चे गलतियाँ तो करेंगे जब वो सीख रहे हैं, तो गलतियाँ तो सीखने का स्वाभाविक अंग है। ऐसे ये क्या है भाई, स्थिरता आना भी स्वाभाविक स्थिति है कि वो आएगी, हमेशा एक सी स्पीड से बच्चा नहीं सीखेगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। या फिर तीसरा एक पॉइंट में अगर डिस्कस करना चाहूँ यहाँ पे कि एक तो सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक अंग क्या है, सीखने में स्थिरता आना, कभी तीव्र गति सीख रहा है, या फिर कभी सीखने में रुक गया है, थम गया है कहीं पे आके, या फिर बच्चा मिस्टेक्स कर रहा है, गलतियाँ कर रहा है, ये भी स्वाभाविक प्रक्रिया है। या फिर बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या कहेंगे उसको हम लोग कि भाई या तो सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता आ गई है, या फिर बच्चा गलतियां कर रहा है, या फिर बच्चा अपनी मदर टंग का यूज़ कर रहा है। तीनों पॉजिटिव पॉइंट हैं, है ना, इनको नेगेटिव में नहीं डालेंगे, इनको हमेशा पॉजिटिव में डालेंगे कि भाई अगर बच्चा मदर टंग का यूज़ कर रहा है तो वो भी हमारे लिए पॉजिटिव है, रिसोर्स है, एक संसाधन है, वो तो करेगा बच्चा यूज़। आपको पसंद नहीं आ रही वो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपने विचारों, भावों, अभिव्यक्तियों को
व्यक्त करने के लिए सबसे पहले अपनी मातृभाषा का प्रयोग अपने घर से सीख के आता है, और मातृभाषा में ही वो अपनी बातों को मतलब कह सकते हैं ट्रांसफ़र करेगा। तो आपको भी मदद मिलेगी, आप उसकी भावनाओं को समझ पाओगे, आप उसके विचारों को, उसके दृष्टिकोणों का सम्मान कर पाओगे, समझ विकसित कर पाओगे, तभी तो आप उसे अपनी भाषा सिखा पाओगे, है ना। तो उसकी भाषा तो संसाधन है आपके लिए, और वो भी एक पॉजिटिव वर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का, वही उद्दीपक का प्रतिक्रिया से होता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स सब लोग जानते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी एसआर थ्योरी जो अपनी दी हुई थी, किसने दी थी भाई, कोई बताएगा? एसआर थ्योरी जो अपनी दी हुई थी किसने? एसआर थ्योरी दी थी अपनी स्पीयरमैन ने दी थी, बट आई एम नॉट श्योर, शायद स्पीयरमैन ने दी थी। तो एसआर थ्योरी की बात करें, और एसओआर थ्योरी दी थी गेस्टाल्टिज्म, यानी किसने? समग्रवादियों ने गेस्टाल्टिज्म ने दी थी, ठीक है, गेस्टाल्टवाद ने दी थी। गेस्टाल्टवादी थे जो वुडवर्थ, एसओआर थ्योरी दी थी वुडवर्थ ने, और एसआर शायद स्पीयरमैन ने दी थी, श्योर नहीं हूँ। तो आपको बताना है यहाँ पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स तो क्लियर है, ठीक है। एसआर विकास का संबंध, यानी विकास होगा स्टेज में। विकास सिद्धांत किसने दिया था? अपना पियाजे ने दिया था। और पियाजे किसकी बात करते हैं? स्टेजेस की बात करते हैं। विकास सिद्धांत वाले किसकी बात करते हैं? स्टेजेस की बात की, भाई इस स्टेज में बच्चा आएगा, इस स्टेज में उसका विकास होगा तो इतना परिपक्व हो पाएगा, इस स्टेज में आ पाएगा तो वो इतना परिपक्व हो पाएगा, इस स्टेज में आ पाएगा तो इतना परिपक्व हो पाएगा। 4 स्टेज बताई है पियाजे ने, मैंने आपको पहले बताया। SPCF, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, ऑपरेशनल और फॉर्मल। अगर बात करें फर्स्ट स्टेज जो सेंसरी स्टेज है, यानी संवेदी गामक अवस्था है, उस अवस्था में बच्चा, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि बच्चा क्या करता, अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ करके चीज़ों को समझ विकसित करने की कोशिश करता है। और अगर हम बात करें फोर्थ स्टेज जो हमारी हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग है, अमूर्त चिंतन है, या फिर अमूर्त रीजनिंग, अमूर्त तर्क बच्चा में फोर्थ स्टेज में आएगा। अगर आप कहो कि पहली स्टेज में आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। पहली स्टेज में बच्चा उतना ही परिपक्व हो पाएगा जितना कि हो सकता है फर्स्ट स्टेज में। अगर पहली स्टेज की चीज़ें आप फोर्थ स्टेज में चाहें कि हो जाए तो नहीं होंगी। तो वही संबंध है, वही बात है कि विकास के अकॉर्डिंग ही परिपक्वता बच्चे में आएगी, ठीक है। ऐसे ही उद्दीपक के अनुसार ही बच्चा क्रिया करेगा। उद्दीपक यानी लक्ष्य, और प्रतिक्रिया यानी कि उद्दीपक यानी लक्ष्य, और प्रतिक्रिया यानी कि एक्टिविटी। मान लीजिए लक्ष्य हमारा क्या है? उद्दीपक है हमारा गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, तो हमारी प्रतिक्रियाएं जो रहेंगी वो सब कैसी रहेंगी? 10 घंटे पढ़ाई करना है, उसके साथ फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा मनोरंजन करना है, फिर थोड़ा सा आराम करना है, फिर टीवी देखना है, फिर हमें पढ़ाई करना है, फिर घूमने जाना है, फिर रनिंग पे जाना है। तो सारी एक्टिविटी हमारी लक्ष्य केंद्रित होंगी, है ना। तो ये बात है। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का महत्व सबसे ज़्यादा है। बताइए किसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में? सोशल डेवलपमेंट की बात अगर हम करें तो बच्चे का सामाजिक विकास बाल साहित्य से नहीं होगा, इससे बच्चे का कॉग्निटिव होगा कहीं ना कहीं, और सामाजिक थोड़ा बहुत हो सकता है। दिनचर्या से तो कोई संबंध ही नहीं है, संचार माध्यम से सामाजिक विकास हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही साथ इससे बच्चा व्यवहारिक जगत से मतलब जुड़ पाएगा, बाहरी ज्ञान से जुड़ पाएगा। लेकिन अगर बात करें तो खेल में बच्चे में क्या आता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, बच्चे ग्रुप में रहना सीख पाते हैं, बच्चे समायोजन करना सीख पाते हैं, बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीख पाते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सभी तरीके से परिपक्व होता है। तो बच्चे का सबसे बेहतर जो सामाजिक विकास होगा वो खेल के मैदान में होगा, ठीक है। बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनना सीखेगा, समायोजन करना सीखेगा, बच्चा विचार की अभिव्यक्ति सीखेगा। उसके साथ ही साथ बच्चा क्या होगा? बच्चे में टॉलरेंस भी आएगा, सहन शक्ति भी आएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें, सामाजिक गुणों का विकास खेल में जब सबसे ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सबसे अपने बच्चों को अभिप्रेरित कर रहा है? भाई बताना है, ये 4 स्टेप्स हमारे पास हैं, ऑप्शंस हैं, जिनमें से बताना कि कौन बच्चे को आंतरिक रूप से मोटिवेट कर रहा है। देखो मोटिवेशन 2 टाइप का होता है, एक तो आपका आंतरिक मोटिवेशन, दूसरा होता है आपका बाह्य मोटिवेशन। आंतरिक वो होता है जो भाई बच्चा स्वाभाविक रूप से करे और उसके पीछे कोई छोटा मोटा लालच ना हो, है ना। स्वाभाविक रूप से बच्चा उस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है। मोटिवेशन का साइकिल मैंने आपको बताया था कि भाई नीड होगी, अराउजल होगा, उसके बाद बच्चा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करेगा। कुछ 6 स्टेप हैं, और बच्चा जब उस चीज़ को प्राप्त कर लेगा फिर उसकी रिडक्शन ऑफ अराउजल हो जाएगा, यानी उत्तेजना कम हो जाएगी। फिर से नीड आएगी, फिर से उसमें उत्तेजना आएगी, फिर वो संसाधन जोड़ेगा, ठीक है।
फिर उसका क्या हो जाएगा, फिर वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा, फिर उसका अराउजल कम हो जाएगा। तो ये मतलब डिपेंड किस पे, हमारा नीड पे डिपेंड है। तो ये इसका साइकिल है, कुछ 6 स्टेप हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि भाई आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, बच्चा खुद से मोटिवेट है काम करने के लिए, छोटे मोटे लालच नहीं है उसमें कि आप उसे बाहर रूप से मोटिवेट नहीं कर रहे कि तुम्हारा थोड़ा सा लाभ हो जाएगा। या फिर मैंने कहा कि भाई एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगी, जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई 10 रुपये की मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तुम मेरा बाजार से ये सामान ला दो, या फिर तुम 4 पेज 2 क्वेश्चन लर्न करके मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें 10 रुपये की चॉकलेट दूंगा। तो बच्चा क्या कर रहा है, उसका जो लर्न करने का वो काम है, वो कब तक मोटिवेट है, जब तक उससे 10 रुपये की चॉकलेट ना मिल जाए। 10 रुपये की चॉकलेट मिलने के बाद उसका मोटिवेशन, उसका उस काम को लेकर ध्यान केंद्रण, उसका जो उसका काम करने का तरीका है या फिर उसका काम करने में इंटरेस्ट है, वो ख़त्म हो जाएगा 10 रुपये की चॉकलेट मिलने के बाद। और अगर हम बात करें कि भाई बेटा तुम्हें गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है या फिर तुम्हें तो पढ़ाई करके एक अच्छा अध्यापक बनना है, तो वो आंतरिक रूप से मोटिवेट है, वो मोटिवेशन ख़त्म नहीं होगा। उसका अराउजल क्या है, उसकी नीड क्या है कि भाई उसे तो एक अच्छा टीचर बनना है, तो वो 10 रुपये तक सीमित नहीं है, उसके उद्देश्य बड़े बड़े हैं, उसकी नीड बड़ी है, तो वो सारी एक्टिविटी उससे रिलेटेड करेगा। तो आंतरिक रूप से ही होगा और बाहर रूप से ही होगा भाई एक 10 छोटे मोटे फ़ायदे के लिए, जैसे मान लीजिए शाबाशी के लिए, दंड से बचने के लिए, या फिर मान लीजिए थैंक यू किसी ने बोल दिया या फिर किसी ने वेरी गुड बोल दिया, छोटे छोटे अवार्ड के लिए, ये सब हो गया बाहरी मोटिवेशन। तो एग्जांपल देखते हैं। फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार कर, वही बात आ गई, गलत हो गया, बाहरी मोटिवेशन है। बच्चों को चॉकलेट जब तक दे रहे हैं तब तक मोटिवेट है, उसके बाद मोटिवेशन खत्म। ऑप्शन 2 देखते हैं। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर आनंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक, भाई कक्षोन्नति पाने तक उसका छोटा सा उद्देश्य है कि पुस्तक कब मिल जाएंगी उसे, कक्षोन्नति पा ले वो, इसमें कोई उसकी आवश्यकता नहीं छुपी, कोई नीड ऐसी खास नहीं दिखाई दे रही, तो ये भी गलत हो गया। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरवेश दावत देते हैं, तो भाई जन्मदिन है बस खाली, ठीक है, और जन्मदिन पर ही उसे दावत मिलेगी, तो छोटा मोटा लाभ हो रहा है उसका, बाहरी रूप से प्रेरित किया जा रहा है, एक दिन के लिए प्रेरित किया जा रहा, ये भी गलत हो गया। विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा कर रहे हैं, भाई प्रशंसा कर रहे हैं, इससे वो मोटिवेट हो रहा है कि भाई अच्छे अंक पाए हैं हमने, आगे हम करेंगे तो बेहतर हम कर पाएंगे और शायद हम हो सकते कि भाई एक अच्छे साइंटिस्ट भी बन जाए फ्यूचर में। तो ये बाहरी रूप से मोटिवेट नहीं कर रहा है, ये आंतरिक रूप से मोटिवेट कर रहा है, इसमें कोई छोटा मोटा फ़ायदा नहीं छुपा है। आंसर हमारा 4th हो जाएगा, ठीक है। कि अच्छे अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा कर रहे हैं, खाली कोई छोटा मोटा गिफ्ट नहीं दे रहा उसे ना, कि भाई हमारा बच्चा बेहतर करता है, इससे उसमें क्या होगा, प्रशंसा तो टीचरों को भी करना चाहिए, इससे बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, तो बात करें अगर हम कोहल वर्ग की, तो कोहल वर्ग ने चैनल पर पढ़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं डिटेल में। कोहल वर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, किसकी, नैतिक विकास की थ्योरी दी हुई है, और मोरल डेवलपमेंट की इन्होंने कुछ 3 स्टेजेस बताई हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारी प्री कन्वेंशनल, दूसरी हमारी कन्वेंशनल और थर्ड है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल। फर्स्ट है हमारी प्री कन्वेंशनल, दूसरी है हमारी कन्वेंशनल, तीसरी है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल। बात करें हम प्री कन्वेंशनल की, तो ये हमारी कब रहेगी भाई, 4 से लेके 10 साल के बच्चे में ये रहेगी। बात करें हम कन्वेंशनल की, तो ये हमारी कुछ 10 से लेकर 13 वर्ष के बच्चों में रहेगी, सॉरी। और बात करें हम पोस्ट कन्वेंशनल की, तो 13 से 18 तक के बच्चों में, टीन एज तक रहेगी, ठीक है। 4 से 10 साल, 10 से 13 साल और 13 से 18 साल की 3 स्टेजेस की बात करते हैं लॉरेंस कोहल वर्ग। अब बात करें अगर मैंने समझने की कोशिश करें, तो फर्स्ट स्टेज में कुछ 2 सब स्टेजेस रहेंगी, सेकंड स्टेज कन्वेंशनल में भी कुछ 2 सब स्टेजेस रहेंगी, ऐसे ही थर्ड स्टेज पोस्ट कन्वेंशनल में कुछ 2 सब स्टेजेस रहेंगी। तो बात करें अगर हम फर्स्ट स्टेज रहेगी प्री कन्वेंशनल में, फर्स्ट सब स्टेज रहेगी भाई लेवल 1 रहेगा, जिसमें बच्चा क्या करेगा, अवॉइडिंग पनिशमेंट, जो उसका बिहेवियर रहेगा, उसका जो नैतिक एक्टिविटी रहेंगी, मोरलिटी वो कुछ नहीं जानता, खाली जो मोरलिटी वो दिखाएगा किस लिए, अपने पनिशमेंट से बचने के लिए। बात करें पनिशमेंट से बचने का एक एग्जांपल देखें हम, कि हमें क्या नहीं करना, हमें जो हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं उनके पैर छूना है, ये एक मोरलिटी की काम कर रहा है वो, लेकिन किस लिए कर रहा है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मम्मी मेरी मारेगी गेस्ट के जाने के बाद, मतलब जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके जाने के बाद हमारी मम्मी हमारी पिटाई करेगी, इसलिए बच्चा क्या कर रहा है, गेस्ट के पैर छी रहा है, रिश्तेदारों के पैर छी रहा है। या फिर बात करें हम
वो ग्रुप में कोई चीज़ खा रहा है, ग्रुप में कोई चीज़ खा रहा है और कोई उसके फ्रेंड्स वगैरह है, उसने उनसे नहीं पूछा कि भाई तुम भी खा लो, तो वो ऐसा ऐसा करेगा। क्यों करेगा? पूछेगा जबरदस्ती, भले ही उसका मन नहीं है, वो नहीं जानता मोरलिटी क्या होती, वो तो पूछेगा। क्यों पूछेगा भाई? इसलिए पूछेगा कि मम्मी ने बोला था पिटाई लगाऊंगा, अगर पिटाई लगाऊंगी अगर तुमने कोई भी चीज़ अकेले खाई। हमेशा शेयर करके चीज़ें खाना चाहिए। वो मोरलिटी की डेफिनेशन नहीं जानता, केवल किस लिए? पनिशमेंट से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। ठीक है, बच्चा क्या रहेगा? ऑर्डर को फॉलो कर रहा है पनिशमेंट से बचने के लिए, ये इसलिए कर रहा है। अब देखें दूसरे स्टेज में क्या करेगा, दूसरे लेवल पे रिवॉर्ड के लिए, भाई फायदा के लिए करेगा। कि मान के चलिए कोई गेस्ट आए, किसी गेस्ट के पैर छुएगा बच्चा, तो उसे नहीं पता कि मोरलिटी है ये, एक नैतिकता है कि भाई कोई हमारे हमसे बड़ा है, हम उसके पैर छुए, उससे नमस्ते बोलें, उसको थैंक यू बोलें। वो क्यों कर रहा है ऐसा? इसलिए कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि भाई वो गेस्ट हमें 10 रुपये देकर जाएंगे, सबको 20-20 रुपये देंगे वो, या फिर वो सबको 50-50 रुपये सभी बच्चों को देकर जाएंगे रिश्तेदार। तो बच्चा क्या कर रहा है? फायदे के लिए कर रहा है ना। या फिर किसी ने बोला कि भाई अपने से बड़ों के काम को कभी मना नहीं करना चाहिए, तो बच्चे को ये मोरलिटी नहीं पता है। लेकिन अगर किसी ने बोला भाई 10 रुपये का सामान मेरा बाजार से ला दो, तो मैं भी 2 रुपये हम इसमें देंगे, 5 रुपये तुम रख लेना। तो बच्चा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो 5 रुपये प्राप्त करना चाहता है, वो फ़ायदा लेना चाहता है, इसलिए कर रहा है। ना कि इसलिए कर रहा है कि भैया कि हमें बड़ों के काम को मना नहीं करना चाहिए, हमसे बड़े जो कहें हमें फॉलो करना चाहिए, इसलिए नहीं कर रहा है। तो दूसरी लेवल हो गया। तीसरे लेवल की अगर हम दूसरी स्टेज की अगर हम बात करें कन्वेंशनल में, तो इसमें 2 स्टेजेस फिर से आ जाएंगी, सब स्टेजेस। पहला कौन सा रहेगा आपका? गुड बॉय एंड बैड गर्ल। इसमें बच्चा जो भी नैतिकता के नियम फॉलो करेगा, यहाँ पे भी वो नैतिकता नहीं जानता है, गुड बॉय गुड गर्ल कहलाने के लिए करेगा कि भाई शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने। किसी का कोई सामान गिर गया, हमने उठा के दे दिया, बच्चे ने क्यों दे दिया? वो मोरलिटी नहीं जानता कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए। किसी का सामान गिर गया, उसकी हेल्प करना चाहिए, ये नहीं जानता। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि कोई उससे क्या कहेगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा बॉय है, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा काम करता है। या फिर गुड गर्ल हम कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी है। कोई भी आता है, क्लास में आते हैं, मैम आती हैं तो गुड मॉर्निंग बोलती है, ये नहीं कि बोरिंग बैठी है। उससे मतलब नहीं है कि हमें बड़ों की, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो तो खाली एप्रिसिएशन के लिए कर रहा है कि क्लास में टीचर कह के जाएगी बहुत अच्छे बच्चे हैं, गुड बॉय गुड गर्ल। अब दूसरी सब स्टेजेस जो हमारी कन्वेंशनल में आ जाएगी, लॉयल्टी टू लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे बच्चा जो नियमों का वो कर रहा है, कह सकते हैं फॉलो कर रहा है मोरलिटी के, वो केवल किस वजह से? लॉ एंड ऑर्डर, कानून और लॉयल्टी दिखाने के लिए कर रहा है। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग पोस्ट कन्वेंशनल में, जस्टिस एंड स्पिरिट। अब यहाँ पे बच्चा जो कर रहा है, 2 स्टेजेस इसमें भी रहेंगी पोस्ट कन्वेंशनल में। इसमें क्या कर रहा है बच्चा? यहाँ पे बच्चा सोशल सिस्टम को फॉलो करने के लिए कर रहा था। ठीक है, इस वाले में सोशल सिस्टम को फॉलो करने के लिए रिस्पेक्ट कर रहा था और प्रशंसा के लिए। अब 4th स्टेज में आ जाएंगे, यहाँ पे बच्चा सोशल समझौता कर रहा है। कैसे कर रहा है? मान लीजिए देर रात बाजार, लड़कियों को घर से बाहर जाना अच्छा नहीं है, तो लड़की क्या कर रही है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सोशल समाज के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रही है। ना कि उससे नैतिक नियमों से फ़र्क पड़ता है कि भाई लड़कियों के लिए अनसेफ हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ सकता। या फिर कोई हमें क्या कहेगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि भाई हमें समाज के साथ सामंजस्य बिठाना है। समाज वाले लोग हमसे क्या कहेंगे? समाज ने नियम बना के रखा है कि भाई लड़कियों को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना चाहिए रात को, है ना। तो ये वो रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? और यहाँ पे कुछ इंट्रैक्शन भी कर रहा है समाज के साथ सामंजस्य बिठाने। अब करेगा लास्ट और 3rd स्टेज की लास्ट जो है 6th लेवल। 6th लेवल पर बच्चा क्या करेगा? इस लेवल पर बच्चा समझ जाएगा, अब समाज में आ गया। अब वो बच्चा इसके बाद समझ जाएगा कि भाई समाज में अगर हमें रहना है तो हमें कुछ अपने उद्देश्य बनाना चाहिए। यहाँ पे बच्चा क्या करने लग जाएगा? यहाँ पे वो मोरलिटी को जानने लग जाएगा। यहाँ पे कुछ उसने अपने सिद्धांत बनाए, कुछ अपने उसने सार्वभौमिक सिद्धांत है उनको मानने की कोशिश करी, और कुछ अपने खुद के भी सिद्धांत बनाए कि भाई मुझे ऐसा करना है, इनके पीछे कोई प्रॉफिट नहीं छुपा होना चाहिए, इनके पीछे कोई नियम नहीं होना चाहिए, ये कोई समाज के द्वारा थोपे जाने वाला नियम नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डर भय नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो बच्चे ने खुद से ये सब फॉलो करने की कोशिश करी, और बच्चा खुद ही अपने नियम बनाएगा और खुद ही क्या करेगा? कोई फ़ायदा यहाँ पे वो कमाने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ पे वो मोरलिटी को समझ गया। कौन सी? 18 की अवस्था तक। तो ये था आज की कहानी। हमने मोरल डेवलपमेंट को भी शॉर्ट में समझा। भाई जो हमारा नैतिक विकास की हैं 4 स्टेजेस, 3 है सॉरी,
प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल मैंने बताया 4 से 10 साल, 10 से 13 साल। और बात करें अगर हम थर्ड स्टेज की तो 13 से 18 साल की स्टेज रहेगी। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही था मेरी तरफ से। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।